नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत आभार आपका हमारे YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए। मैं आपको एक आज पेपर हल करवा रहा हूं, जिसमें मैं पेपर है ये संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड का पेपर है, यानी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पेपर है। इस पेपर को हम लोग सॉल्व कराएंगे और पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा मैं एक बार, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो और आपको खुद को पता चले कि हर टॉपिक से किस टाइप के प्रश्न आते हैं। और उसके बाद मैं अभी टॉपिक वाइज आपके साथ पेपर लेके आऊँगा। पहले मैं इस पेपर को सॉल्व करवा देता हूँ। चलिए लेते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए और बी 3x2 क्रम के अवयव है, सी है वो 2x3 क्रम का अवयव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अवयव परिभाषित नहीं है? कौन सा अवयव है जो परिभाषित नहीं है? तो पहला हमारे पास ए है और दूसरा है बी और तीसरा है सी। और ए मैट्रिक्स है वो कितने का मैट्रिक्स है? 3x2 का है। बी मैट्रिक्स है वो भी 3x2 का है। सी मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 2x3। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर ए टी का मतलब ट्रांसपोज, ए टी का निकालो वैल्यू तो कितना आएगा? 2x3। और बी टी का निकालेंगे तो टी कितना आ जाएगा? 2x3। सी टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x2। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ए टी का मतलब होता है 2x3, सी का मतलब होता है 2x3। तो इनमें जोड़ हो सकती है, क्योंकि दो एक ही मैट्रिक्स एक ही टाइप के होते हैं तो जोड़ हो सकती है। ठीक है ना भाई? जोड़ का मतलब होता है कि ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है, नहीं ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है, तभी पंक्ति पंक्ति से जुड़ जाएगा, अवयव स्तंभ स्तंभ के साथ जुड़ जाएगा, अन्यथा ये जोड़ होगी नहीं। और दूसरे में है बी और सी की सी टी। बी कहाँ पड़ा? 3x2। सी की पावर टी पड़ा, ये 3x2, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है ए टी। ए टी का मतलब 2x3, बी का मतलब होता है 3x2, तो ये 2x3 आ गया और ये 3x2 गया, इसका मतलब इसमें जोड़ नहीं होगी। ए टी बी टी, ए टी पड़ा, ये बी टी ये पड़ा, इनमें भी जोड़ हो सकती है, क्योंकि ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? देखो, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ x + 1 3 5, 2x + 2 5, 2 3 x + 4। इसमें x का मान इसके बराबर 0, x का क्या मान रखें कि इसका मान 0 आ जाए? हम लोग x का मान 1 रखेंगे और तो क्या आता है? देखो ऑप्शन में क्या क्या एक तो ए दे रखा है, एक 2 9 दे रखा है, एक है -9 दे रखा है और -1 दे रखा है। तो हम लोग पहले 1 पर चेक करते हैं। जब x का मान 1 रखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 या 3 या 5, 2 या 3 यहाँ पर 5, यहाँ 2 या 3 यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये C2 और C3 एक जैसे आ गए, इसका मतलब इसका मान 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है। और x बराबर हम लोग अगर 9 रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2 9 11 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4 आ जाएगा हमारे पास 14। तो यहाँ पर भी ये 0 बराबर नहीं 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि 10 ये इन दोनों को गुणा कर माइनस करेंगे तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे तो 0 के बराबर नहीं आएगा। और x का मान -9 रखने पर क्या आएगा? देखो, -9 रखने पर यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -7, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पर जाएगा -5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी इसका मान कितना आएगा? तो यहाँ पर भी इसका मान जब सॉल्व करेंगे तो -8, 7 पंजे 35, -5 3 15 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो ये -15 हो जाएगा और प्लस का -15 हो जाएगा, और प्लस का 5 करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? इससे जोड़ेंगे तो इसका मान 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा। क्यों? जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -8 × 20 हो जाएगा,
और यहाँ पर भी आ जाएगा -3 गुणा -20, उसके बाद 5 गुणा 20 160 आ जाएगा, और 160 में से 160 गया तो पीछे कितना रहेगा 0। तो इसका मतलब 0 एक तो ऑप्शन 9 से आ रहा है, एक से आ रहा है, तो 9 और 1 किस में ऑप्शन में आ रहा है? एक तो हमारे पास आएगा 9 माइनस का 9 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और एक किससे आ रहा है? एक किससे आ रहा है? ये -1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि a का मान दे रखा है, इसका मान इस प्रकार है, तो k का मान निकालना है। देखो a² -k -i2 बराबर 0, ठीक है। a² मतलब होता है कि a गुणा a करेंगे तो यहाँ पर कितना, a का मान कितना है मेरे पास? 1 2 2 3। जब a² ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 2 3 गुणा 1 2 2 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 और 4, 2 और 4 5 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ पर भी 8, इसका मान 13, ठीक है। जब इसको इसके अंदर रखेंगे मान, तो a² की जगह यहाँ a² की जगह ये रख दूंगा मान, तो a² का मान ये रखें तो यहाँ पर आ जाएगा 5 8 8 और 13, ठीक है। उसके बाद a का मान हमारे पास रखेंगे तो कितना, a का मान कितना है मेरे पास? 1 2 और 2 और 3। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? -i2 का मान कितना मेरे पास? 1 0 0 और 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? बराबर 0 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 -k -1 बराबर 0। भाई इसके इनके आए फर्स्ट को जोड़ के बराबर 0 कर दिया। 0 का मतलब 0 0 0 0 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k का मान कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, और 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में k का मान जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण का अनिरर्थक कर लेंगे। अनिरर्थक को बोलते हैं नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब इसको सारणी के रूप में लिखेंगे तो सारणी के रूप में यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट k, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट k है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, 3 और 4, तो यहाँ 2 और 3 और 4, इसका मान कितना आना चाहिए? 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 × 4 दूनी 8 -6 -k, और यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4k -4 4k -4 प्लस 3k -4 बराबर 0 आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4 -4k², यहाँ 4 प्लस 4k आ जाएगा, और प्लस 9k आ जाएगा, और -4 3 12 बराबर 0 आ जाएगा। और जब k का मान, अब कौन से कंडीशन इसके संतुष्ट कर रहा है? देखो एक बार, -4k², 9 और 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं, प्लस 13k हो जाएगा। जब इसमें से ये घटाएंगे तो 10k हो जाएगा, -10 हो जाएगा बराबर 0। जब इसका इसके अंदर मान रखते हैं तो कितना आ सकता है? देखो एक बार, या फिर इसको माइनस हटाना है तो ये हो जाएगा 4k² -13k और प्लस 10, 2 टुकड़े करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? -8 और -3 -5, 8 पंजे 40 हो जाएंगे ना, -8 और -5 प्लस हो जाएगा 10 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर मैं 4 कॉमन ले लूँगा, 4k, तो अंदर बचेगा k -2। यहाँ पर मैं -5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? k -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4k -5 बराबर 0 हो जाएगा। दूसरी बार आ जाएगा k -2 बराबर 0। k का मान निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। यहाँ पर k का मान आ जाएगा हमारे पास +2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो +2 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे चलते हैं। अब इसने क्या लिखा है कि यदि पी एक्स है, उसमें एक्स के कोफिशिएंट क्या दे रखे हैं? एक्स के एलिमेंट दे रखे, एक तो 0 है, एक 5 है, एक 5 के ऊपर मंजिला कोष्टक लगाया हुआ है, 3 एलिमेंट है। घात समुच्चय हो तो इसमें कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत कथन आपको बताना, रॉन्ग इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। देखो 5 बिलोंग्स टू पी एक्स, 5 है वो एलिमेंट है पी एक्स का, बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा है 5 के ऊपर मंजिला कोष्टक है, वो एलिमेंट है पी एक्स का, बिल्कुल पी एक्स का एलिमेंट है, ये तो मंजिला कोष्टक भी एलिमेंट है।
जीरो इज एलिमेंट ऑफ पी एक्स, ये भी बात सही है, लेकिन मंजिला कोष्ठक के ऊपर मंजिला कोष्ठक आ रहा है, मंजिला कोष्ठक है इस जी फाई के ऊपर मंजिला कोष्ठक आ रहा है और इसके ऊपर एक कोष्ठक आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका एलिमेंट नहीं होगा, ये तो इसका सबसेट हो जाएगा, तो ये सबसेट हो जाएगा, इसका मतलब एलिमेंट है, ये गलत बात है, ये एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, राइट। अगला देखिए किसमें डी मॉर्गन नियम लागू नहीं है, जिसके अंदर डी मॉर्गन नियम नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन आपको ऐसे पता नहीं चलता है कौन सा ऑप्शन गलत है, आपको पता लगाना है, तो इसके सीधे सा तरीका है, आप क्या कर देती हैं, लेट कर देते हैं। चलो लेट कर देते हैं, अपन एक मान लेते हैं यू के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5, ए के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 1 2, बी के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 3, सी के अंदर एलिमेंट मान लेते हैं 4, राइट। अब मैं मान लेता हूँ पहला ऑप्शन है जिसके अंदर ए यूनियन ए के ऊपर आपको पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये राइट बात है? ए यूनियन ए करेंगे तो भी ए आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट ए, बात बिल्कुल सही बात है, ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है। दूसरे में क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और ए डैश ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन, ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये भी करेक्ट ही होगा, सीधी सी बात, ये भी ड्यूमेरगन लॉ को लागू कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है, तो तीसरे ऑप्शन में भी देख लो, ये भी डी मॉर्गन लॉ में क्या कहते हैं कि इंटरसेक्शन होगा वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी राइट बात है, ये भी राइट बात है, ये भी राइट बात है, लेकिन यूनियन होगा वो यूनियन में नहीं रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट। हालांकि ये पता चल गया, ये डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ होता है ना, डी मॉर्गन नियम, वो डी मॉर्गन नियम ये होता है कि जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटरसेक्शन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जैसे ये यूनियन इंटरसेक्शन था वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, अंदर की तरफ आए तो क्या कॉम्प्लीमेंट अंदर की तरफ आए तो। आगे चलें, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए, अरे 6 तक हो गए, 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। 7वें क्वेश्चन के अंदर आपको पता लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7वां। पहले तो मैं आपको बता दूं कि दो वास्तविक संख्या आपको इस प्रकार की वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्या दे रखी है, तो इसके अंदर संबंध आर रिलेशन इस प्रकार से डिलीवर किया गया है कि इनके अंदर जो वास्तविक संख्याओं के अंदर रिलेशन है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 आ रहे हैं। पहली वास्तविक संख्या के साइन स्क्वायर, दूसरी का कॉस स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए, ऐसे सिंबल है तो उसको आप ए भी मान लो ताकि आपके अंदर समस्या नहीं आएगी आपको लिखने में, इसको ए भी मान लो बस। और दूसरी बात है कि कोई भी एक आपको दिख रहा है कि एक बीच में बराबर आ रहा है, जब भी एक आइडेंटिटी फॉलो कर रही है और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 आएगा, इसका मतलब ये तो संबंध तो तुल्यता ही होगा, बराबर कभी बीच में बराबर आ जाए ना तो उसको तुल्यता ही संबंध होगा, बाकी कोई संबंध ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। तीनों मतलब समतुल्य, संक्रामक और सम्मित तीनों लागू होगी उसके अंदर, राइट। लेकिन आप कहोगे सर हमारे को तो करके बताओ, इस प्रकार की लिखने में तकलीफ आ रही है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ए रिलेशन बी बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर हमारे पास 1 लिखा हुआ, राइट। जब हम लोग पहले तो हमारे चेक करेंगे समतुल्य, समतुल्य का मतलब होता है खुद का रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव कैसे सॉल्व करेंगे, रिफ्लेक्सिव का मतलब ए का रिलेशन ए के साथ, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना आएगा, 1, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सम्मित। सम्मित का मतलब होता है ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ। ए का रिलेशन बी के साथ आएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बी का मान, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नहीं ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए वाले को साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये कॉस है, इसको साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और बी वाले को कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे।
साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो साइन को जब कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी और 1 माइनस, और यहाँ पर भी यह 1 हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका मान भी 1 ही आएगा। जब इसका मान भी 1 बराबर लिखा हुआ है तो इसका मान भी 1 के बराबर आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 और 1 2, इधर माइनस आ जाएगा -1 और आगे वाले ये दोनों माइनस से कट जाएगा प्लस हो जाएंगे। तो ये देखो ये सेम आएगा नहीं है, बिल्कुल सही आ गया। इसका मतलब समतुल्यता भी लागू हो रही है, सममित भी लागू हो रही है। तीसरा हम लोग संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक ट्रांजिटिव, जब ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन सी के साथ, और अगर ए का रिलेशन सी के साथ आ जाता है तो सही, नहीं तो गलत। ए का रिलेशन बी के साथ मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 आना चाहिए। बी का रिलेशन सी के साथ मतलब साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 आना चाहिए। ए का रिलेशन सी का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 आना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे, जब मैं इनको दोनों को साथ में जोड़ दूँ ना इनको, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर हो जाएगा 2। साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी का मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। यहाँ पर इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाएगा, ए रिलेशन सी आ गया। ए रिलेशन सी आ गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। अगला देखो, जब ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और मतलब समतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, अगर तीनों होती है तो वो कौन सा रिलेशन होता है, तुल्यता संबंध। ये भी है, SR सैनी का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन था। आगे चलिए, 7वां हो गया। 8वें प्रश्न की तरफ लिखा हुआ है कि वास्तविक फलन f(x) बराबर हमारे को, और वास्तविक फलन f(x) का मान दे रखा है x/x का ग्रेटेड इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन है का आपको परिसर निकालना, मतलब रेंज निकालनी इसकी। ठीक है, जब इसकी रेंज निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि अगर इसकी रेंज निकालनी है तो परिसर निकालना है, तो x के अंदर बता सकता हूँ मैं आपको कि 0 से अगर 1 को नहीं लेते और 0 को लेते हैं, इतनी संख्या लेंगे ना, अगर आप 0.9 का भी ग्रेटेड इंटीजर निकालेंगे तो वो भी 0 आएगा। कहने का मतलब अगर आपको 0.999 का भी ग्रेटेड इंटीजर निकाला वो भी 0 आएगा, और 1 आते ग्रेटेड इंटीजर 1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 को तो लेना नहीं है, ये 0 से लगाकर 1 तक 1 को खुद को लेना नहीं है, तो 0 से 1 वालों को रियल नंबर में से माइनस कर देना है। अगर ये आएगी तो समस्या कर सकती है, क्यों? क्योंकि ये आएगी तो समस्या इसीलिए कर सकती है कि इसका मान क्या कर देगा 0। अगर नीचे 0 आ गया तो इसका मतलब वो तो क्या आ जाएगा, उसका मान अनंत आ जाएगा, और अनंत क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो अपरिभाषित होती है तो कौन सा ऑप्शन में बैठ रहा है ये देखो, रियल नंबर में से ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखो ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, रेंज लिखा हुआ है, ये इस प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न जैसे लिखा हुआ है कि समीकरण sin x बराबर sin 2x है, यानी 10वां प्रश्न लिखा हुआ है sin x बराबर sin 2x है। अंतराल क्या दे रखा हमारे को, -π/2 से π/2 के बीच में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसके बीच में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, हलों की संख्या निकालनी, विद्यमान जो इसके बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये sin x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो, sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x। इसके बाद इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा -2 sin x cos x बराबर क्या हो जाएगा 0। sin x कॉमन आ जाएगा, धन क्या हो जाएगा 1 - 2 cos x बराबर क्या हो जाएगा 0। जब sin x बराबर क्या हो जाएगा 0 और 1 - 2 cos x बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर अगर x का मान निकालना चाहिए तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स
1/2 और कॉस इन्वर्स 1/2 किस किस का मान होता है? एक तो 60 डिग्री का मान होता है जो 0 -π/2 से और π/2 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर ये ASTC कॉस पॉजिटिव आएगा इसके अंदर भी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके अंदर भी, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये 60 डिग्री, एक तो 0 डिग्री आएगा और ये 60 डिग्री ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। इसका मतलब प्लस का 60 डिग्री भी आ सकता है और माइनस का 60 डिग्री भी आ सकता है। इसका मतलब 2 सॉल्यूशन तो ये और 1 सॉल्यूशन ये, कुल मिलाकर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? 3। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो a + b का मान हमारे पास दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या देख रखा है? cos 10a tan b प्लस tan a cot b बटा sin a sec b माइनस sin स्क्वायर b बटा cos स्क्वायर a। ठीक है, इसका मान कितना होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ इसका मान निकालना है तो आंसर में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, या फिर बी आ रहा है, दोनों भी आ रहा है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, एक सभी ए की देखो, साइन a + b का मान 90 डिग्री दिए रखा है। जब a + b का मान 90 डिग्री देख रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो सभी को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ सभी को कोस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जब मैं इसे काम कर देता हूँ, यहाँ पर इसको tan a में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको भी a में कन्वर्ट करेंगे तो tan b बराबर क्या हो जाएगा? b का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 - a। जब tan 90 - a हो जाए तो tan 90 - b कितना हो रहा है? tan में 90 - थीटा क्या होता है? tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, तो ये cot a हो जाएगा, cot b। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? cot a हो जाएगा। tan a, b को 90 - a लिखेंगे भाई, b को 90 - a लिखेंगे तो cot a ही होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पर भी tan a, और ये 90 - a करेंगे तो cot किसका हो जाएगा? यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा? tan में हो जाएगा। राइट, देखो tan किस में आ रहा है? cot, तो cot किस में आएगा? tan। b किस में आएगा? a, b किस में आ रहा है? a बटा sec sin a। और ये किस में आ जाएगा? sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास? sec किस में हो जाएगा? ये sec 90 - a, sec 90 - a कितना होता है? 90 - a कितना होता है? sec 90 - a cosec a, ये हो जाएगा cosec a माइनस साइन स्क्वायर b, इसको भी साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो cos 90 - b हो जाएगा, और cos 90 - b क्या होता है? साइन b होता है, तो साइन b हो जाएगा ये भी। अब देखो, tan और cot आपस में रिवर्स होते हैं, जिसका मान आपस में क्या हो जाएगा? 1 2 ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर है। और ये भी आपस में रिवर्स होते हैं, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1 साइन बटा साइन क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और √tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? tan a होता है। तो tan a ऑप्शन किस में आ रहा है? tan a ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न देखो, 12वां प्रश्न दे रखा है हमारे पास, 12 थोड़ा बड़ा है, तो देखो, थीटा और फाई प्रथम चतुर्थांश में ऐसे कोण हैं कि tan थीटा बराबर 1/7, यानी tan थीटा बराबर आपको दे रखा है 1/7। साइन फाई बराबर आपको दे रखा है 1/10, यानी साइन फाई बराबर आपको दे रखा है 1/√10। और इसमें भी लिखा है कि ये प्रथम चतुर्थांश के कोण है, मतलब यहाँ के कोण है। राइट, आपको निकालना थीटा + 2 फाई, यानी थीटा + 2 फाई का मान आपके पास निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे। जब यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 1/7। सही बात है।
और यहाँ पर भी फाई का मान निकालेंगे तो फाई का मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/√10। अरे भाई इसके अंदर भी फाई है, ये भी फाई है, ये फाई टेन का है तो थीटा टेन का है तो इसको भी टेन में ही कन्वर्ट करो न। हमारे पास साइन फाई का मान 1/√10 दे रखा है, तो कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, कॉस फाई का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1/10 हो जाएगा, तो √9 बराबर होता है 3/√10, राइट। और टेन फाई क्या होता है, जब टेन फाई निकालेंगे तो टेन फाई हो जाएगा साइन फाई बटा कॉस फाई 1/√10 बटा 3/√10। जब ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पर भी 1/3 आ गया ना। अब देखो यहाँ पर अगर मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर थीटा का मान कितना है मेरे पास, टेन इनवर्स 1/7, फाई का मान कितना है, टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3। तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 XY Z 3 और 7 बटा 1 माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये ऊपर वाला 50 हो जाएगा और नीचे वाला भी 50, 63 में। देखो ऊपर अगर सॉल्व करने जाएंगे ना तो 9 21 और 21 माइनस 1, 9 21 माइनस 1 और 42 प्लस 8 हो जाएगा 50, ऊपर 50 बैठ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 7 × 3 7 × 21, 21 को 3 बार गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 21 का 3 63 हो जाएगा और माइनस का 13 हो जाएगा, 63 माइनस 13 हो जाएगा 50, ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1। जब टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 5/4। 5/4 ऑप्शन में कौन से में आ रहा है, 5/4 मतलब 45 डिग्री। 45 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 13वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 की जब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13वां दे रखा है कि साइन स्क्वायर, देखो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा बराबर 1, फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको मैं सोल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसको इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब इस कॉस स्क्वायर थीटा को मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, साइन कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन कॉमन ले लिया इधर की तरफ भी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर हो जाएगा कॉस की घात 4 थीटा, सब ठीक है, दोनों तरफ वर्क कर दिया तो इस टाइप का आ गया, राइट। और 1 प्लस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, सॉरी तभी तो माइनस आएगा, प्लस 2 हो जाएगा, लिखा सही था। तो यहाँ पर भी हाँ सही है, ठीक है। अब इसकी तरफ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, 4 प्लस कॉस की घात 4 थीटा माइनस 4 कॉस की स्क्वायर थीटा बराबर कॉस की घात 4 थीटा, ठीक है।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके इसको भी, ये भी कॉस में, तो इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसका गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, पूरे एकदम कैलकुलेट करके फाइनल आपके इक्वेशन आ जाएगी। वो आ जाएगी हमारे पास कॉस की घात 4 कट जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, कॉस की घात 4 से कॉस की घात 4 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस की घात 6 थीटा माइनस 4 कॉस की घात 4 थीटा प्लस 8 कॉस की घात 2 थीटा बराबर हो जाएगा 4, राइट। अब दोनों तरफ फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार उसको याद कर लेते हैं प्रश्न। फिर हम लोग यहाँ पर भी 4 कॉस की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 6 थीटा बराबर हो जाएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4। 4 कॉस की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 6 थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ हो जाएगा कॉस की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 6 थीटा बराबर मान निकालना तो कितना आ जाएगा 4 कॉस 2 थीटा। और क्या 4 कॉस 2 थीटा ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, देख लो 4 कॉस 2 थीटा, ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। थोड़ा लंबा हुआ है, बाकी ये होना तो ऐसा ही है, थोड़ा लंबा है, कैलकुलेटिव है लेकिन हुआ होगा ऐसा ही, इस टाइप की होगा, बाकी इसमें वैल्यू नहीं रख सकते यहाँ पर। 14वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हमारे पास 2π/3 लिखा हुआ है, साइन कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल है, लिया हुआ दिखा हुआ कि दिया हुआ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर लिखा हुआ 2π/3, राइट। इसको लिखेंगे π/2 माइनस कॉस, भाई साइन इनवर्स एक्स को लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको भी ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगले वाले को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स है बराबर हो जाएगा 2π/3, राइट, माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बराबर 2π/3 माइनस पाई हो जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है π/3। तो ये कौन से में π/3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखो, साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन π/3 माइनस 3 थीटा, π/2 माइनस 3 थीटा। इसमें कंपेयर करेंगे तो 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, π/2 माइनस 3 थीटा। 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/10। अरे हाँ, 5 थीटा बराबर हो जाएगा π/2, थीटा बराबर हो जाएगा π/10। π/10 का मतलब होता है 18 डिग्री, राइट। अब आगे हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी थीटा का मान निकल गया, थीटा का मान 18 डिग्री आया है, यानी π/10। तो π/10 के कोफिशिएंट आएगा वो आंसर होगा। π/10 के गुणा में क्या आ रहा है, एक तो ये तो कभी नहीं हो सकता और ये भी कभी नहीं हो सकता, यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, सही बात है ना, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा हो। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो दोबारा कर लेते हैं इसको सॉल्व। देखो क्या लिखा था मैंने, साइन 2 थीटा बराबर कॉस 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा साइन
π/2 माइनस 3 थीटा, राइट। और साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई हो, साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा प्लस माइनस। तो यहाँ पर ये थीटा का मान निकलेगा, तो x का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 थीटा, और y का मान कितना हो जाएगा π/2 माइनस 3 थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू मैं क्या करूँगा, इसके अंदर पुट आउट करूँगा, तो यहाँ से यहाँ पर कितना पता चलेगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। अल्फ़ा का मान यहाँ पर कितना, देखो अल्फ़ा का मान यहाँ से इन दोनों को तुलना करके थीटा का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री, यानी π/10 आ जाएगा, क्योंकि सॉल्व किया था पीछे हमने, π/10 आया था। तो ये कितना आ जाएगा π/10। तो यहाँ पर मैं थीटा का मान क्या है, n का मान, n की जगह 2n रखूँगा तो कितना आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n π/10, 2n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2n, सम में घात तो इसका मान 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा π/10। ये दो ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है, इसको जब कोष्टक खोलेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी 10 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर अगला 16वां क्वेश्चन देखो। 16वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 7 मीटर ऊंची इमारत के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवलंबन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई किसके बराबर होगी। चलो अपने एक काम कर देते हैं, एक इमारत ले लेते हैं, ये इमारत, और दूसरी ये ले लेते हैं इसकी इमारत, और दूसरी ये तो इमारत हो जाएगी, और सॉरी ये मेरा मीनार हो जाएगी, और इसको मान लेता हूँ मैं इमारत। इसने क्या पूछा, 7 मीटर ऊंची इमारत, 7 मीटर ऊंची इमारत मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है 7 मीटर, राइट। इसके मीनार के ऊपरी सिरे से एक मीनार के उच्च सिरे का उन्नयन कोण, मीनार का उच्च सिरा ये है, और इसके साथ इसका उन्नयन कोण वो है 60 डिग्री, यहाँ पर ये है, यहाँ पर कितना डिग्री है 60 डिग्री है, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण, मीनार के पाद का अवनमन कोण ये होगा, और ये पाद का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री है, मतलब ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, राइट बात है। तो ये 7 है, तो यहाँ तक भी ये 7 ही हो जाएगी, राइट। मीनार की ऊंचाई मतलब आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, राइट। समझ आएगी बात। इसको मैं मान लेता हूँ x, राइट। अब अगर हम लोग बात करें tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसके अंदर कोण के सामने वाला हमेशा लंब होगा, तो ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, x बटा आधार हो जाएगा यहाँ पर, ये tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। पहले तो ये लंबाई याद करो, तो ये लंबाई याद करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे, या फिर ये ट्रायंगल ले लो ना, इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगी आधार, और ये अगर लंब और आधार हो जाएगी तो इस त्रिभुज के अंदर इसको नाम देते A B C D और E, इसको नाम दे देंगे CAB को ले लेंगे तो tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान भाई ये भी लंब और आधार है, tan थीटा होगा लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर AB, आधार का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है
1/√3 बराबर ए बी। ठीक है, अरे सॉरी tan 60 डिग्री के बाद √3/1 ए बी बटा 7, इसका इससे गुणा करेंगे तो ए बी का मान कितना आ जाएगा 7√3। जहाँ पर भी ए बी लिखा हो जाएगा वहाँ 7√3 लिख देंगे। ए बी मतलब सी डी, ये और ये दूरी बराबर ही रहेगी, और यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 7√3 आ जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर tan 60 डिग्री। ऊपर वाले ट्रायंगल को लेंगे तो भी tan 60 डिग्री रहेगा, और tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3 बराबर x/7√3। x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 21, x का मान 21 हो जाएगा। और तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 21 + 7, 21 और 7 कितना हो जाएंगे 28 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बी इज़ करेक्ट। 16 हो गया। 17वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 17वां क्वेश्चन दे रखा है कि दो रेखाएं दे रखी है, वृत्तों के व्यास है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर वर्ग इकाई के बराबर है, तो वर्त का समीकरण निकालिए। आपको दो वर्त के समीकरण दिए हुए, पहले वर्त को देखें तो इसका सेंटर कितना आ रहा है, देखो इसका -x का गुणांक बटा 2, -x का गुणांक कितना होता है 2, 2/2 कितना होता है 1, -x का गुणांक बटा 2 -1 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसका सेंटर हो जाएगा 1, -1, यहाँ पर ये सेंटर हो जाएगा 1, -1, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा -1, -1। ठीक, अब अगर ये सेंटर दे रखे आपको, अब मेरे को बताओ इसका केंद्र बिंदु निकालो, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इस केंद्र का मतलब होता है कि ये व्यास का समीकरण है, तो व्यास का समीकरण किसे कहते हैं, जो केंद्र से गुजरता है। अगर मैं इसको इसके अंदर सेटिस्फाई कराऊंगा तो -2 और +3 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 - 2 कितना हो जाएगी 5, और क्या 5 होते हैं ना, और 5 इधर की तरफ आएगा, यहाँ पर -1, -2 और +3 1 रहेगा, 1 5 के बराबर होता नहीं है, इसका मतलब ये राइट नहीं होगा। इसको इसके अंदर सेट करेंगे, बनी इसके अंदर करो और इसके अंदर, दोनों व्यास ही समीकरण है, तो व्यास का समीकरण होगा वो केंद्र के पॉइंट को संतुष्ट करेगा, तो ये भी संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों को चेक करेंगे, 1 और -1 रखेंगे। जब भी 1 और -1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके अंदर कितना आ जाएगा 2 3 5 हो जाएगा, ये तो संतुष्ट हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 और 4 और 3 7, इसका मतलब ये केंद्र को तो संतुष्ट कर रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ये संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, इसको इसके अंदर डालेंगे तो भी संतुष्ट होगा, क्योंकि दोनों के केंद्र सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर रखेंगे तो यहाँ पर -2 और +3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, हमारे पास ये 2 ऑप्शन में से राइट होगा। राइट, अब मैं क्या करूँगा, इसकी त्रिज्या निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा, त्रिज्या। अब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पहले वाले वर्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या किसे कहते हैं, √x का गुणांक बटा y + y का गुणांक -d। x का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 - d का मतलब होता है -d का मतलब होता है 47, -47, क्योंकि +47 आ रहा है तो -47 हो जाएगा, तो ये किसका मतलब ये भी गलत होगा, क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है, आयोटा में आ जाएगी नंबर, इसके अंदर रह गए तो यहाँ पर इसके पक्ष अंदर करें तो -47 बराबर 0 आ जाएगा, और इसको सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 + 47 हो जाएगा, -d मतलब 47 हो, 47 48 49, √49 का मान कितना होता है 7, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सही है ना। अगला देखो, हमारा पास 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, एक पहला इफ ये वर्तों के कुल को प्रदर्शित करता है, वर्तों के कुल को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्त की समीकरण है, कहने का मतलब। ठीक है, अगर यहाँ से इस वर्त के समीकरण से अगर मैं
केंद्र की वैल्यू निकालो तो सेंटर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक बटा 2, माइनस एक्स का गुणांक है 2k माइनस 3 प्लस 2 है तो उस 2 का भाग देगा, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 2k प्लस 3 कॉमा के। एक तो ये सेंटर आ गया। अब यह सेंटर आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर को इसके अंदर सेटिस्फाई कराऊंगा। अब जो कंडीशन जो भाई सेटिस्फाई हो जाएगा वो केंद्र की को प्रदर्शित करेगा। अब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस 2k माइनस 3 माइनस 2 वाई का मान k प्लस 3, तो ये कट जाएगा तो k का मान कितना आ जाएगा 0, बराबर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो आ रहा है -4k बराबर आ रहा है 0। समझ में आई बात? गलत बात। अब ऐसे ही ऐसे ऑप्शन लेते जाएंगे तो इससे चौथा ऑप्शन ले ले कितना आ जाएगा, -2k माइनस 3 प्लस 2k प्लस 3 के, ये से ये कटेगा, ये से ये कट गया, क्या आया 0, सेटिस्फाई करा दिया। आना क्या चाहिए 0, यहाँ पर 0 थोड़ी आ रहा था, कट नहीं रहेगा। आगे किसी में नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, इसमें कट गया, इसका मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है निर्देशांक p, 0 q 0 और 0, p q 0, q s है वो 0, q। चतुर्भुज पी क्यू एस आर का निर्माण करते हैं तो चतुर्भुज कैसा है, समझ में? ये चतुर्भुज कैसा है आपको पता लगाना है। ये एस आर श्रेणी का क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट अगर ऑप्शन कौन सा होगा तो आपको सबसे पहले मैं क्या काम कर देता हूँ, इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका। पी को 1 मान लेते हैं, क्यू को 2 मान लेते हैं, तो 1 2 0 1 0 2, तो 1,0 का 1,0 कौन सा होगा, ये होगा। 2,0 कौन सा होगा, ये होगा। 0,1 कौन सा होगा, ये होगा। 0,2 कौन सा होगा, ये होगा। अब इसको पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये हो गया, और इसको इधर मिलेगा तो ये हो गया। अब आपको दिख रहा है ये कौन सा त्रिभुज है, ये समांतर चतुर्भुज है क्या, नहीं। ये आयत है क्या, नहीं। क्या ये आयत है क्या, नहीं। क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है, देखते हैं कोई बात, पहले समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजाएं समान है क्या, नहीं। दिखने भी चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऐसे करा करो। 20वां क्वेश्चन देखो। 20वां क्वेश्चन ऐसा ही है। 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्ग की 2 भुजाएं आपको दे रखी है। पहली भुजा, वर्ग की पहली भुजा, जैसे वर्ग बना देते हैं, ये वर्ग, इसकी एक भुजा का समीकरण आपको दे रखा है x + y - 1 बराबर 0। दूसरी भुजा का समीकरण दे रखा है हमारे पास x + y - +2 बराबर 0। आपको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो ये 2 भुजाएं दे रखी है, राइट बात है। अब अपन क्या करेंगे, वर्ग का समीकरण निकालें, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट बात है। आपको वर्ग की 2 भुजाएं दे रखी है। अब अपन क्या करेंगे, उन 2 भुजाओं को सॉल्व करेंगे। इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसमें x का मान मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है। जब x का मान 1 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 + y - 1 बराबर हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 0। 1,0 1,0 है इस वर्ग के, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट, ठीक है। अब मैं अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट है तो इस दूसरी वाली रेखा के लंबवत, अगर मैं, ये लाइन है भाई, इस लाइन है, राइट, और दूसरी लाइन ये। अब मैं एक काम करूँगा, पहली लाइन की सहायता से दूसरी लाइन है उसके बीच में अगर लंबवत दूरी निकालना चाहूँगा। आयत का मतलब होता है कि ऐसी भुजाएं जो आपस में क्या है भाई, जिसमें क्या है कि उनकी, अब एक
इस भुजा के ऊपर पॉइंट ले लिए, एक भुजा के ऊपर से पॉइंट ले लिए, दूसरी इसके अलावा दूसरी भुजा है हमारे पास x + y + 2, इसके बीच की अगर मैं दोनों के लंबवत दूरी निकाल दूँगा तो d का मान कितना आ जाएगा, वही हो जाएगी वर्ग की भुजा, वर्ग की लंबाई हो जाएगी। और वर्ग की अगर लंबाई ज्ञात करनी है तो इसके द्वारा इसके ऊपर लंबवत दूरी निकालना है। लंबवत दूरी का मतलब इस पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई कराओ, डालो 1 + 0 + 2 बटा √x के गुणांक का स्क्वायर 1, y के गुणांक का स्क्वायर 1, 3 बटा √2। अगर अब मैं निकालूंगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा मेरे पास, भुजा स्क्वायर तो 3 बटा √2 गुणा 3 बटा √2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9/4। 9/4 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। 9/4 कहाँ से आएगा, 9/2 आएगा, सॉरी, ऐसे गलतियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास है ऐसा ही एक प्रश्न है जिसके अंदर 21वां प्रश्न है, ए बी सी का मान दे रखा है, ए बी सी, ए बी सी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास दे रखे 1,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे -2, +1, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 5,2। राइट, अब आपको क्या निकालना है, इसका लंब केंद्र निकालना है। लंब केंद्र निकालना है, लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। जब मैं इसका ऑर्थो सेंटर निकालूंगा तो मतलब इसकी सहायता से दूसरी भुजा के ऊपर लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इसकी सहायता से इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाते हैं, और इसकी सहायता से इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बना रहे हैं। राइट, अब मैं क्या करूँगा, ये अगर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब मैं एक काम करूँगा, इसके पहले इसका m निकाल दूँगा, इसका m1 निकाल देते हैं। m1 का मान निकालना है तो y2 - y1, 0 - 1 -1 -2 हो जाएगा 3। m2 निकालेंगे तो y2 - y1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। राइट, y2 - 1/7 हो जाएगा मेरे हिसाब से, 1/7 सही है। दूसरा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 - 2, m3 का मान कितना आ जाएगा, 0 - 2 -2 हो जाएगा, 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। राइट, अब मैं एक काम करूँगा, ऑर्थो सेंटर का मतलब मैं अभी एक काम करूँगा, ABCDEF। अब मैं AD रेखा का समीकरण निकालूँ, AD का समीकरण निकालूँ, तो AD का किसी भी रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, y - y1 mx - y = mx होता है, x - x1 होता है। किसी एक पॉइंट से गुजर रहा y - AD है, एक पॉइंट कोई भी देख लो, ये 1 0 लिख दो, 1 0, ये y का मान 0 हो जाएगा, m का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, m का मान माइनस और उल्टा माइनस का 7 हो जाएगा, x - 0, x1 का मान कितना है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7x + 7 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण निकाल देंगे, BE रेखा का समीकरण। जब BE रेखा का समीकरण निकालेंगे तो y - y1 mx - x1, y - y1 का मान कितना है, तो y1 का मान है 1, m का मान कितना हो जाएगा, माइनस और उल्टा, इसका m है 1/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा -2 हो जाएगा। राइट, x - x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 और +2 हो जाएगा। राइट, जब y - 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2x और -4 हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा -2x, इस माइनस को इधर भेजेंगे तो -3x, 3 हो जाएगा। राइट बात है। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो जब दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, -2x + 7 -2x -3, इसको इधर भेजेंगे तो -5x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो -10 हो जाएगा।
एक्स का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -10/2 हो जाएगा, 10/5 बराबर 2 हो जाएगा, राइट। एक्स का मान 2 आ जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा तो वाई का मान हो जाएगा -7, राइट। एक्स का मान कितना आ जाएगा 2, वाई का मान कितना हो जाएगा -7, एक्स का मान 2 और वाई का मान -7, एक्स का मान 2 और वाई का मान -7, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारे पास है अगला है वृत्त। अगला दे रखा है कि त्रिभुज वृत्त दे रखा है x² + y² बराबर 2, y² बराबर 8x। तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि वृत्त का परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण बताओ। वृत्त और परवलय की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, समीकरण कितना आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर भी हमारे को क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला याद करना है। y² बराबर 4x की स्पर्श रेखा का समीकरण कोई पूछे, स्पर्श रेखा का कोई समीकरण पूछ ले तो कितना होगा। तो y बराबर y² बराबर 4ax आ जाए, उसका स्पर्श रेखा का समीकरण कितना होगा। तो इसका स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास होता है y बराबर mx + a/m, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब हमारे को क्या करना है, एक है a का मान कितना होगा और m का मान कितना होगा। a का मान इसको अगर कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का मान कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो a का मान यहाँ से कितना निकल गया 2, और m का मान निकालना है तो m का मान कितना आ जाएगा। तो अगर a का मान 2 आ गया, अब m का मान निकालना है तो सबसे पहले देखो इसको तुलना करें तो यहाँ पर x² + y² बराबर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर r का मान कितना हो जाएगा √2 और c का मान कितना होगा, सेंटर का मान कितना होगा 0,0। अब मैं अगर बात करूँ स्पर्श रेखा के समीकरण की, तो स्पर्श रेखा का समीकरण तो यही होता है कि y बराबर क्या होता है mx, m का मान m लिखो, a का मान कितना मेरे पास 2 है तो 2/m हो जाएगा, ये हो जाएगा y का मान। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस लिखूं r लिखूं तो ये r बराबर रेडियस होता है √2, और r का मान क्या करूंगा मैं स्पर्श रेखा के द्वारा उस पे ऊपर लंब डालूंगा। भाई हमारे पास सेंटर है, सेंटर के द्वारा केंद्र बिंदु के द्वारा इस लाइन के ऊपर लंब डालूंगा। तो लंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही लंब डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसके ऊपर इसके मतलब इसके ऊपर लंब डालूंगा तो ये इसको सेटिस्फाई कराओ, ये y के 0 x का भी 0 प्लस हो जाएगा 2/m अपॉन √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर m² + 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा √2। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर की तरफ कंपेयर करके तुलना करेंगे, इधर आ जाएगा √2 m² + 1, उसके फिर भी √ बराबर हो जाएगा 2/m, m को इधर भेज देंगे, राइट। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2m² m² + 1 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2m की घात 2 × 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2m² माइनस हो जाएगा हमारे पास 4। अब 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा m की घात 4 + m² - 2 बराबर 0। m² को t मान लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर t² + t - 2 बराबर 0। t की वैल्यू कितनी निकल जाएगी +1 और -2, इससे तुलना करके। अब t किसको माना था m² को माना था, m² का मान यहाँ पर प्लस का मान यहाँ पर m² का मान -2, m का मान निकलेंगे तो +- √-2, तो ये तो अमान्य उत्तर नॉट डिफाइन है।
तो m का मान क्या आ सकता है, m का मान प्लस माइनस 1 आया है। अब इसका मान वापस रखेंगे तो समीकरण में क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होता है, x प्लस 2/m होता है। ठीक है, m का मान +1 रखो तो कितना हो जाएगा, y बराबर x प्लस 2/1, y माइनस एक्स माइनस 2, और जब मैं -1 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो ये दो रेखाएँ आई, और ये दो रेखा कौन से ऑप्शन में बैठ रही है, हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, mx होता है, यहाँ m होता है ना, इसीलिए। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा था इसलिए समझ में आया क्या होगा। तो y बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 2, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस 2 कौन से में आ रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर, इसमें प्लस माइनस y इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23वां, 23 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है कि ABCD 4 बिंदु है, और एक त्रिभुज का नाम है DBC, ये हो जाएगा DBC, DAC। डी के कोऑर्डिनेट मेरे पास दे रखे, मेरे पास x, 3x, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे -3, सी के कोऑर्डिनेट दे रखे 4, -2, और दूसरा है ABC के ए, बी और सी। ABC के कोऑर्डिनेट दे रखे 6,3, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे -3,5, सी के कोऑर्डिनेट रखे 4, -2। तो त्रिभुज DBC बटा त्रिभुज ABC, इन दोनों के एरिया ऑफ ये इन दोनों के एरिया का अनुपात 1/2 दिया हुआ है, राइट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 x2 और x3 प्लस 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 y2 माइनस y3 माइनस y1 माइनस y2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया निकाल लो, ऊपर वाले का एरिया निकालेंगे तो x1 DBC का एरिया निकालेंगे तो ये काम करेगा। जब इसको रखेंगे और दूसरे वाले नीचे रखेंगे तो ABC का निकालेंगे तो वो एरिया का काम आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 x 5 + 2 -3 -2, -3 4 3 -5 बटा 1/2 6, वैल्यू रख रहा हूँ बस, 5/2 5 + 3 -3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, -3 + 4, 3 -5। इसका मान कितना आएगा, 1/2 के बराबर रखें। जब 1/2 के बराबर रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब आपको इसको सब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11/8 आ जाएगा। ठीक है, 11/8 किसका ऑप्शन बैठ रहा है, 11/8 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। x का मान निकालेंगे तो बी ऑप्शन 11/8 ये राइट हो जाएगा। अगला, इसके अंदर तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है कि ये अपने डायरेक्ट रिजल्ट से है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाता है, दूसरे वाला क्या आ रहा है, नीटा, ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट रखना था, ऐसे ऐसा श्रेणी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। 25वां क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको ध्यान है, 25 क्वेश्चन में दे रखा है कि दीर्घवृत्त आपको दे रखा है x² बटा a² + y² बटा 4 बराबर 1। नाभीय जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदु पद बताओ। नाभीय जीवा कितनी होती है, नाभीय जीवा होती है कि AE, 0 ये होती है। ये कौन सा आपके बिंदु पद होगा जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा रहा है, वो राइट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, AE, 0 रखेंगे तो पहले ऑप्शन में रखेंगे कितना हो जाएगा, a² बटा a² प्लस y का हो जाएगा 0, y का मान कितना हो जाएगा 0।
जब इसका मान रखें इस ई का मान 0 का बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन में ए कॉमा 0 है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई का मान 0 हो जाएगा ए ई, एक्स का मान कितना है ए बटा ए हो जाएगा, इससे ए कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो ई स्क्वायर का मान किसके बराबर है, ई स्क्वायर का मान ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। जो कंडीशन सेटिस्फाई करा है वो ठीक है। ये तो एक अनंत स्पर्शी का एक बड़ा रिजल्ट है, उसको आप लर्न करेंगे तो याद हो जाएगा, राइट। अगला देखो, ये लास्ट में करेंगे, देखना पड़ेगा, तो इसको छोड़ते हैं। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है। 27 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, नीटा का मान निकालना है आपको, नीटा स्क्वायर प्लस 4 इसके बराबर है। अब मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले आपको दे रखा है उसको लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, देखो दे रखा है 2 पॉइंट दे रखे, एक पॉइंट ए पॉइंट दे रखा है, एक बी दे रखा है, राइट। ए पॉइंट दे रखा है 1,2,5, बी पॉइंट दे रखा है -2,1,3, सी डी दे रखा है, सी का पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,4,2 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,1,-4। ए बी है, इस रेखा का अगर समीकरण निकालना है तो कितना हो जाएगा, -3i -j और -2k, ये हो जाएगा, राइट। और इसका इस सी डी का रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x2 ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी डी के रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा हमारे पास, -2i और -3j प्लस -6k। अब लिखूँगा ए बी का सी डी पर प्रक्षेप कितना दे रखा है, नीटा स्क्वायर +4, राइट। अब ए बी का सी डी पर प्रक्षेप, जिसके पीछे पर आ रहा है उसका मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा और ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मान नीटा स्क्वायर +4 के बराबर आएगा और ऊपर वाले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 + 3 + 12 अपॉन √ सी डी का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा और बराबर आ जाएगा नीटा स्क्वायर +4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो नीटा स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर नीटा स्क्वायर का मान √-1 आ जाएगा। √-1 काल्पनिक संख्या होगी तो काल्पनिक संख्या असंभव है, तो इसका उत्तर हमारे पास होगा कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। अगला 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, समतल दे रखा है R, i + 2j + 2k बराबर आपको दे रखा है 19। दूसरा समतल दे रखा है 4i + -3j + 12k बराबर -3 दे रखा है, राइट। इसके बीच क्या लिखा हुआ है कि मध्य अर्धक समतल का समीकरण निकालिए। अब अर्धक समतल का समीकरण निकालना है इसमें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अर्धक समीकरण का समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लेंगे, तो ये लिखेंगे इसके और इसके बीच में अर्धक समीकरण निकालना है। तो ये ऊपर लिखना है अपन को 2j + 2k और -19 बटा √ में इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, बराबर +- यहाँ लगा देना है और ये दोबारा लिख देना है। दूसरा जो समतल का समीकरण है वो दोबारा लिख देना है। ये समतल का समीकरण है R 4i - 3j + 12k बटा क्या हो जाएगा, √ में 169। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, एक बार प्लस लूँगा और एक बार माइनस लूँगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, RI + 2j + 2k -19 बटा 3 प्लस माइनस, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, माइनस छोड़ देता हूँ, तो R 4i - 3j + 12k बटा हो जाएगा 13। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर
इस 13 को इधर गुणा करेंगे तो r डॉट 13i प्लस 26j प्लस 26k माइनस हो जाएगा यहाँ पर 247, राइट। प्लस माइनस 3 का गुणा करेंगे तो r सदिश 12i माइनस 6j नहीं माइनस 9j माइनस 9j प्लस 13 12 12 36 के बस, ठीक है। और इधर की तरफ प्लस 3 था, सॉरी ये प्लस 3 रह जाएगा यहाँ पर, इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। प्लस 3 का कितना हो जाएगा, प्लस का 9, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो r सदिश डॉट इधर आई वाले की तरफ ले लेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे तो यहाँ पर आई वाला ये माइनस की तरफ आ जाएगा, तो ये माइनस का 13 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 13 है तो आई रह गए पीछे, और दूसरे लेंगे तो 35j आ जाएगा, और तीसरा लेंगे तो 10k आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर की तरफ जाएगा तो 256, ये दोनों की जोड़ेंगे 256। ये कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 256 वाला, ये इसका मतलब ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं, 256 वाले इन तीनों को में राइट हो जाएगा। इन तीनों में से कोई एक आ रही है राइट, प्लस का 35 ये आ रहा है, इसका मतलब ये राइट हो जाएगा, बाकी सब सेम है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 28वां क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन क्या करना है मेरे को, 29वें क्वेश्चन को भी आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x 3 की पावर x बटा अंडर रूट में 1 प्लस x 3 माइनस 1। इसका अब ये देखो 0/0 इसके अंदर रखेंगे तो 0/0 रूप आ रहा है। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर वाला का अवकलन नीचे वाले का अवकलन करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन किया तो e की पावर x आएगा, नीचे a की पावर x log a बटा घात बार घात में 1/3 बार आ जाएगी, 1/3 में से 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 2/3, यहाँ हो जाएगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आएगा 3 log, एक मिनट इसको सॉल्व कर देते हैं। x का मान 0 रखो तो कितना हो जाएगा, e की पावर 0 माइनस 3 की पावर 0 log 3। x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का log 3 बटा 1/3 को ये 3 हो जाएगा। अरे भाई ये log 1 हो जाएगा, e की पावर 0 का मान 1 होता है, सॉरी 1 माइनस log 3 बटा हो जाएगा 1/3 मतलब 3, राइट। तो एक मान किसका होता है, एक मान होता है log ई का मान होता है, यहाँ पर हो जाएगा log 3। जब इसको सही करेंगे सेट करेंगे तो कितना हो जाएगा log ई, यहाँ 3 आ जाएगा, ई और log e/3 आ जाएगा।